इस बीच चलिए बताते हैं आपको कि अब तक का वोटिंग परसेंटेज क्या कुछ रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 के चौथे चरण की वोटिंग लगातार जारी है। दोपहर के 12 बज चुके हैं और 12 बजे तक 10 राज्यों में 11 बजे तक की अगर बात करते हैं तो वोट परसेंटेज अभी तक लगभग 30% का रहा। आंध्र प्रदेश में लगभग 23.10% की वोटिंग अभी तक हो चुकी है। बिहार में सुबह 11 बजे तक की बात करें तो 22.54% वोटिंग हुई है। इसी लिहाज से अगर देखा जाए बाकी और राज्यों की बात करें और या फिर ओवरऑल की बात करें चौथे चरण में अब तक कितनी वोटिंग हुई है तो बता दें 24.87% वोटिंग अभी तक हुई है। जम्मू कश्मीर में 11 बजे तक 14.94% वोटिंग हुई है। झारखंड में यही लगभग 27.5% तक वोटिंग हुई है और मध्य प्रदेश में सुबह 11 बजे तक 32.38% वोटिंग हुई है। मतलब अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश अभी तक आगे है और महाराष्ट्र भी काफी पीछे, ओडिशा में भी ठीक ठाक अभी तक 11 बजे तक वोटिंग हो रही है। तो आज चौथे चरण के लिए मतदान की प्रक्रिया लगातार जारी है। लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। यूं तो पोलिंग बूथ पर लंबी लंबी कतारें लोगों की नजर आ रही हैं, लेकिन अभी तक जो वोट परसेंटेज है वो उतना सेटिस्फैक्टरी नजर नहीं आ रहा और अभी लगभग 27.5% तक वोट परसेंटेज है ओवरऑल 11 बजे तक। तेलंगाना में यही लगभग 24.5%। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से अच्छा खासा वोट शेयर है। पिछली बार भी तीसरे चरण की बात करें तो उस दौरान में भी अव्वल रहा था पश्चिम बंगाल और अभी भी पश्चिम बंगाल मध्य प्रदेश में बढ़ चढ़कर जो वोटर्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ में तमाम मेहमान इस वक्त हैं। सुनील शर्मा है प्रवक्ता कांग्रेस, दीपक रंजन है प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, संजय मिश्रा पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ में है, मनीष गुप्ता जी इस वक्त हमारे साथ में पॉलिटिकल एनालिस्ट और साथ ही साथ हमारे साथ में तमाम मेहमान भी लगातार बने हैं। सर्वेश जी भी लगातार बने हमारे साथ में। मनीष जी क्योंकि अभी आपने ज्वाइन किया तो मेरा सवाल आपसे यही है, ये जो लगातार हम देख रहे हैं वोट परसेंटेज की अगर हम बात करते हैं तो आप इसको कितना मान रहे हैं कि ये बेहतर है और 3 चरणों के मुकाबले इस बार बेहतर आप मानकर चल रहे हैं कि तस्वीर उभर कर सामने आएगी? देखिए, कमोवेश भारत की आज़ादी के बाद से शुरुआती कुछ वर्षों को छोड़ दें जहाँ अलग अलग डिफिकल्ट इश्यूज रहे होंगे, कमोवेश वोट परसेंटेज यही है और इसके बहुत सारे कारण हैं। बहुत बड़ा परसेंटेज होता है तो हम 70 से नीचे रहते हैं, 68 69 तक रहते हैं और जब डिप्रेस्ड रहता है, रीजनेबल रहता है तो 62-63 रहते हैं। सही मायनों में जो हम लोकतंत्र की बात करते हैं उसमें हमें ये समझ लेना चाहिए मेजॉरिटी हर 3 में से एक आदमी वोट देता ही नहीं है। अब अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी, अलग अलग राज्य, अलग अलग समय मैं पर आपके पास सर वापस लौटूं, जरा तस्वीरें एक बार अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। नामांकन की प्रक्रिया अनुराग ठाकुर की पूरी हुई और फिलहाल ये तस्वीरें, इससे पहले रोड शो किया था, रोड शो में लोगों का भारी हुजूम था और अभी नामांकन की प्रक्रिया के बाद की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। अनुराग ठाकुर जो कि चुनावी मैदान में है और देखिए आप लगातार आपको कल से तस्वीरें दिखा रहे हैं जब उन्होंने रोड शो किया, लोग किस तरीके से जो हिमाचल के रंग हैं उनके साथ वहाँ पर पहुंचे थे। वहाँ चाहे पारंपरिक संगीत हो, चाहे पारंपरिक वहाँ का जो अपना नृत्य है वो सब वहाँ पर करते नजर आ रहे थे और तमाम वो पारंपरिक तस्वीरें आपको नजर आ रही थी। लेकिन इस बीच अनुराग ठाकुर की ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, लोगों की भीड़ यहाँ पर इस वक्त फिर से मौजूद है और देखिए लोग, महिलाएं खासतौर पर उनका तिलक लगाकर आप यहाँ देखिए स्वागत करती फिर से नजर आ रही हैं और ये देखिए उनका मुंह मीठा कराया जा रहा है, फूल उनके ऊपर बरसाए जा रहे हैं। तो ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, हिमाचल की ये तस्वीरें हैं। अपने नामांकन दाखिल करने के बाद में फिर से अपने समर्थकों के बीच में इस वक्त हैं अनुराग ठाकुर। तो देखिए हिमाचल लोकसभा चुनाव में सबकी निगाह इस वक्त बनी हुई है और क्योंकि देखिए अनुराग ठाकुर खुद हिमाचल से आते हैं और ऐसे में हिमाचल के सभी सीटों पर जाहिर तौर पर उनकी जीत का प्रभाव होगा, उनकी जीत का जो मार्जिन होगा उसका भी प्रभाव होगा। लगातार अलग अलग राज्यों में भी प्रचार कर रहे हैं लेकिन फिलहाल अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी पर नामांकन दाखिल कर दिया है। ये लगातार तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। हमीरपुर से अनुराग ठाकुर चुनावी मैदान में है और हमीरपुर से चुनावी मैदान में अनुराग ठाकुर ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। हिमाचल अपने फुल स्विंग में इसलिए भी है, इतना ज़्यादा फोकस जो आप कह रही हैं पूजा, उसकी सबसे बड़ी वजह है कि खुद एक तरह से स्टार ही हैं ये अपनी सरकार के, आईएनबी मिनिस्टर हैं, युवा हैं। दूसरी बड़ी बात है कि यहाँ से कंगना रनावत चुनाव में है और तीसरी बड़ी बात है कि हिमाचल में हालिया में जिस तरीके से राज्य सरकार में स्थितियां हुई, अनस्टेबल हुई और अभी भी ये देखना होगा कि आगे जो उपचुनाव है उसमें क्या कुछ स्थिति रहती है। तो हिमाचल इस बार अपने आप में बहुत ज़्यादा टॉकिंग पॉइंट रहा है, विषय रहा है, वैसा राज्य रहा है। दूसरी बड़ी बात है कि प्रियंका गांधी के लिए भी नाक की लड़ाई है हिमाचल, गांधी परिवार के लिए भी, और उतना ही है भाजपा के लिए क्योंकि वहाँ से राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं, खुद आईएनबी मिनिस्टर रहे अनुराग ठाकुर आते हैं और यहाँ पर भी इनफाइटिंग दोनों ही पार्टियों में बहुत ज़्यादा है। जहाँ एक तरफ बीजेपी में है वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस में भी है। पूजा, और बड़ी बात यह है कि देखिए कांग्रेस में सतपाल रायजादा को चुनावी मैदान में उतारा गया
और काफ़ी यहाँ पर पशुपेश की स्थिति रही, बड़ा हाँ या ना चला उनके नाम पर, और आखिरकार हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से सतपाल रायजादा को कांग्रेस चुनावी मैदान में उतारा। सतपाल हिमाचल में कांग्रेस के तो उपाध्यक्ष हैं, उनका मुकाबला भाजपा उम्मीदवार अनुराग ठाकुर से होगा। तो कुल मिलाकर दोनों ही पार्टीज के लिए ये साख और नाक की बात है। एक तरफ जैसा अभी अदिति ने जिक्र किया कि देखिए साख की बात इसलिए भी है क्योंकि एक बड़ा फेस है हिमाचल में बीजेपी का अनुराग ठाकुर, और एक युवा नेता हैं, उनके पास में इतनी बड़ी मिनिस्ट्रीज हैं। युवाओं की अगर बात करते हो, देखिए आप जिस तरीके से खेल महकमा या फिर इसके अलावा आप देखिए बात करते हैं तो पूरा जोर इस वक्त उनके कंधों पर इसलिए भी हो जाता है क्योंकि जिस तरीके से हिमाचल से वो खुद आते हैं, और जेपी नड्डा क्योंकि देखिए लगातार अलग अलग राज्यों में चुनाव प्रचार करे बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो ऐसे में अनुराग ठाकुर की जिम्मेदारियां और बढ़ जाती हैं कि अपनी पार्टी की जीत को बड़ा किया जाए। फिलहाल ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं जब उन्होंने नामांकन दाखिल किया। इससे पहले कल की वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी जब उनका रोड शो था और महिमा वहां पर थी, केशव वहां पर थे, लोगों की भारी भीड़ थी, और खास तौर पर लोग अनुराग ठाकुर के नाम पर ही लगातार जीत कदम बढ़ते नजर आ रहे थे। उन्होंने कहा कि उनके अलावा दूसरा कोई नहीं है। लेकिन देखिए हिमाचल प्रदेश में पिछली बार विधानसभा चुनाव में सत्ता पर काबिज हुई कांग्रेस, ऐसे में जाहिर तौर पर अभी हाल फिलहाल में जो पूरा सियासी घटनाक्रम आपने देखा, कांग्रेस के विधायकों का वोटिंग को लेकर जो वोटिंग हुई राज्यसभा को लेकर, तो उसके बाद अब एक सवाल ये बना हुआ है कि कांग्रेस कितनी एकजुटता के साथ में यहाँ पर चुनाव लड़ रही है। इसीलिए कहा जा रहा है कि दोनों के लिए साख और नाक की बात यह है। और तमाम मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। मनीष जी बात पूरी कीजिएगा आप। जी, मेरा कहना यह था कि वोटिंग परसेंटेज पे हमें एटलीस्ट 12 साढ़े 12 बजे बहुत एनालिसिस करना आसान नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से गर्मियां हैं, सुबह के जो टाइम में जो वोटिंग होगी, अब वोटिंग धीरे धीरे घटती जाएगी, लेकिन फिर 5 बजे के बाद वोटिंग एकदम तेजी से बढ़ेगी, ऐसा मेरा पर्सनल अंदाजा है। वहीं दूसरी बात यह है कि कहीं ना कहीं जो वोटिंग परसेंटेज है इस समय वर्तमान में कोई सेट पैटर्न की तरफ इशारा नहीं कर रही है। अभी तक ये होता था कि अगर वोटिंग ज़्यादा है तो एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्थिति है। जैसे तेलंगाना की बात करें, विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, तो जाहिर है वहाँ वोटिंग परसेंटेज अप रहेगा, क्योंकि जब पूरे आंध्र प्रदेश में पूरी छुट्टी है, पूरे राज्य में छुट्टी है, सबको वोट डालने जाना और 2-2 वोट डालने हैं, तो जाहिर है इम्पैक्ट ज़्यादा होगा। और वहीं जिन सीटों पर राजनीतिक सरगर्मी ज़्यादा है, जहाँ पिछले इलेक्शन में जीत का मार्जिन कम था, वहां वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा। अगर मैं बात करूं मानो अकबरपुर की, तो वोटिंग परसेंट पिछली बार का गैप मानो 2 लाख था, तो वहां उदासीनता रहेगी। लेकिन अगर मैं बात करूं कन्नौज की, जहां पे पिछली बार अखिलेश यादव मात्र 13,000 वोटों से जीते थे, वहां मामला संगीन होगा, एक वोटर को लेके आना होगा। समाजवादी पार्टी डिंपल यादव पिछली बार कन्नौज में चुनाव हार गई। हाँ नहीं, उससे पहले अखिलेश यादव 13,000 वोटों से जीते थे ना। तो ये सीट ऐसी थी, इस सीट ऐसी जहां पे कसमकस ज्यादा है, रस्साकसी ज्यादा है, तो यहां निश्चित रूप से वोटिंग परसेंटेज ज्यादा होगा। तो मैं समझता हूं ओवरऑल एक वोटिंग परसेंटेज को अगर हम एनालिसिस करेंगे तो उससे कोई बहुत कॉन्क्रीट रिजल्ट निकले, कोई कंक्लूजन ऐसा निकले हम कोई जिससे कोई पॉलिटिकल जजमेंट कर पाए, मुझे लगता है ये संभव नहीं हो सकता। अदिति, बिल्कुल जाहिर तौर पे जिस तरह की ये एनालिसिस था ये बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन सवाल ये है कि फिर भी आपने देखा होगा कि क्योंकि पहले दूसरे तीसरे परसेंटेज, आपने सही कहा, गर्मियां पहले भी हुआ करती थी, लेकिन इस परसेंटेज के चलते ही दोनों ही पॉलिटिकल पार्टियां, सत्ता या विपक्ष ने अपने गियर चेंज करे हैं। और जहां पर हम डेवलपमेंट की राजनीति की बात करते थे, 4.5 साल तक सरकार ने अपने काम गिनाए हैं, लेकिन आखिरी के कुछ महीने और खास तौर पे पहले दूसरे तीसरे फेज के बाद उस गियर को चेंज कर दिया। अब चाहे सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, या तो जाति पर या धर्म पे आधारित ही बयानबाजी है, संविधान पर बयानबाजी है, ना तो विपक्ष कामकाज की रिपोर्ट मांग रहा है, ना सत्ता पक्ष कामकाज की बात गिना रहा है। तो ये हो इसलिए वजह से रहा है क्योंकि वोटिंग परसेंटेज कम है, कहीं ना कहीं जो धड़कन है वो सत्ता पक्ष की इसमें बढ़ी हुई है। मनीष जी, नहीं देखिए, मेरा इसमें कहना यह है कि अगर आप ये जो आपके कहे अनुसार 4.5 साल तक अगर सत्ता पक्ष आपके पास वापस लौटे, यदि क्विक रिएक्शन लेते चलेंगे। आलोक जी, आंध्र प्रदेश की बात करें, ताकत तो पूरी झोंकी है, परफॉर्मेंस किस तरह की मानकर चल रहे हैं? मुझे बड़ा रोचक लगा पूजा जी आपका वक्तव्य कि जहां बहुत टफ फाइट होता है वहां इस तरीके की वारदातें हो रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हम इस बार आंध्र प्रदेश में भी बहुत तगड़ी सीटें लाने जा रहे हैं, क्योंकि हमने काम किया है। हम काम की बदौलत वोट मांग रहे हैं। आम आदमी को, अंतिम पायदान के आदमी को राहत पहुंचाने का काम किया और लगातार किया, अभी भी कर रहे हैं। और इन सब के बीच देश को भी एक मजबूत अर्थव्यवस्था में 5वीं में खड़ी कर दिया, तीसरे की तरफ ले जाने की कवायद में लगे हुए हैं।
तो इस बार को जो आपका रिजल्ट जो 4 तारीख को आएगा उसमें सरप्राइजिंग फैक्टर होगा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु और केरला। यहाँ जो बीजेपी की जड़ नहीं थी वो इतनी पैक्ट मजबूत जड़ बन गई है कि इसका रिजल्ट आपको लोकसभा के चुनाव में देखने को मिलेगा। हमें पूर्ण विश्वास है कि इन राज्यों में हम अपने कामों के बल, अपने जन कल्याणकारी कार्यों के बल अच्छी खासी पैठ सेंध लगाने में कामयाब होंगे, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। सुनील शर्मा जी, आपकी स्थिति क्या रहने वाली है? देखिए, मैं आपको बहुत स्पष्ट आपको बता देता हूँ कि कांग्रेस एक बिल्कुल एक नए सोपान पे चढ़ने की तरफ आपको दिखाई देगी इस चुनाव के तत्काल बाद आपको, क्योंकि हालांकि बीजेपी ने तैयारियां बहुत की थी। उन्होंने ईडी, सीबीआई, चुने हुए मुख्यमंत्रियों को जेल भेजना, मीडिया को जिस ढंग से वो कंट्रोल करने की चेष्टा कर रहे थे, इलेक्टोरल बॉन्ड से खुद ने पैसा जम के बनाया और कांग्रेस जैसी जो विपक्ष की मेन पार्टी है उसके खाते फ्रीज कर दिए। मगर फिर भी इसके बावजूद जब 4% वोट डिप होता है तो वो कुछ चीजें कह रही है और वो इबारत दीवार पे बहुत ही स्पष्ट लिखी हुई दिखाई दे रही है। उसके पीछे भी रीजन एक है कि खुद बीजेपी का जो कार्यकर्ता है वो मानता है कि मोदी पार्टी से भी बड़े हो गए, तो उनमें भी एक निराशा है, जनता में निराशा है। ये जो जिन कार्यकर्ताओं का जिक्र वो कर रहे हैं वो आप लोगों के संपर्क में है क्या? मतलब ऐसा कोई बयान या इस तरह का रिएक्शन हम तक तो पहुंचा नहीं, वो सिर्फ कांग्रेस के नेताओं तक पहुंच रहा है क्या? देखिए, आपको इसको बात मानना पड़ेगा। आप संघ के किसी भी आप कार्यकर्ता से पूछिएगा, वो आपको इस बारे में बहुत अच्छी तरह रेखांकित करेगा कि विचार से बड़ा व्यक्ति हो गया उनके यहाँ, जबकि पिछले सालों से, पिछले 50 साल से वो विचार की बात करें, आज विचार बॉन्ड हो गया है, व्यक्ति प्रमुख हो गया है। और इस बात को लेके बीजेपी के कैडर में बहुत मायूसी है। और ये जो डिप दिख रहा है, ये जो 4 से 5% का आपको डिप दिख रहा है, उसका यही इसका एक कारण है। और ये चुनाव के आपको नतीजे दिखाएंगे कि साउथ के अंदर साफ और नॉर्थ के अंदर हाफ, ये आपको होता हुआ दिखाई देगा। आपको मैं बता देता हूँ कि आप कर्नाटक की बात करें, एक सीरियल रेपिस्ट के लिए प्राइम मिनिस्टर जब वोट मांगते हैं तो वो अपना जो मोरल हाई ग्राउंड है वो उन्होंने आपको दिया। हरियाणा और पंजाब में आप देख रहे हैं कि किसानों की जो एमएसपी थी उसकी गारंटी नहीं दे पाए, आज किसान प्रचार नहीं करने दे रहे। बिल्कुल। और दीपक रंजन, प्रवक्ता सपा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे समझ लेते हैं आज के इस चौथे चरण में उत्तर प्रदेश में जिन सीटों पर चुनाव है उसमें महत्वपूर्ण है कन्नौज। और कन्नौज क्या आप भारतीय जनता पार्टी से इस बार वापस ले पाएंगे, क्योंकि इस बार सपा की प्रतिष्ठा दांव पर है? दीपक जी। देखिए पूजा जी, लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व मतदान दिवस की आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। और जिन लोगों ने मतदान कर दिया उनको भी बधाई, जो लोग मतदान नहीं किए मैं समझता हूं कि वो लोग निकल करके अपने घरों से जाएं और अपने मताधिकार का प्रयोग करें, और अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें और जा करके ज्यादा से ज्यादा मतदान प्रतिशत बढ़ाने का काम करें। देखिए पूजा जी, अभी आपने कन्नौज के बारे में पूछा, ये सही है कि अभी आदरणीय मनोज मिश्रा जी कन्नौज के बारे में उल्लेख कर रहे थे, कन्नौज के बारे में बता रहे थे। हमारे आदरणीय से अखिलेश यादव जी लगातार बड़े लंबे मार्जिन से जीते हैं वहां पे, क्योंकि जब ये बाई इलेक्शन जीते थे 2000 में तो मैं समझता हूँ कि 70,000 मोर देन 70,000 वोट से जीते थे। फिर 2004 में जब चुनाव हुआ तो 2004 में करीब 3,10,000 या 3.25 लाख वोट से जीते थे। फिर 2009 में बड़े लंबे मार्जिन से जीते थे। बहुत अच्छे से ये बात जानते हैं कि राजनीति में हवा कब बदल जाए पता नहीं चलता। पिछली बार महागठबंधन में भी डिंपल यादव चुनावी मैदान में हार का सामना करते हैं, इस बार खुद अखिलेश यादव है और पार्टी के मुखिया हैं, कोई चुनौती मान रहे हैं क्या? पूजा जी मेरी बात आ दीजिए, मनोज जी ने कहा था, मनोज जी ने कहा था कि अखिलेश यादव जी मात्र 13,000 वोटों से जीते थे। इसको मैं क्लियर करना चाह रहा हूं कि आदरणीय अखिलेश यादव जी, ये सही है कि हो सकता है कि उनको थोड़ा सा नाम बोलने में कंफ्यूजन हो गया हो, ये सही है कि 2019 में मनीष जी, हो सकता है कि 2019 में हम 13,000 वोटों से हमारे थे, उसको कंफ्यूज कर गए होंगे मनीष जी। और देखिए आज की तारीख में जिस तरीके से तीनों चरण का आपने देख लिया होगा, जो जनता का रुझान रहा है और जो फीडबैक आ रहा है, जो लोगों की तरफ से निकल के आ रहा है, उसमें तीनों चुनाव जब कंडक्ट में 3 फेज के, उसमें भारतीय जनता पार्टी बहुत पिछड़ चुकी है। लेकिन भारत, क्योंकि आप जनता जो तो सिर्फ कन्नौज पर ही फोकस है या फिर यूपी की बाकी सीटों पर भी आज कुछ फोकस है, या पूरा का पूरा दम इस वक्त अखिलेश यादव की जो अपनी अब सीट जहां पर वो उतरे हैं वहीं पर लगाया हुआ, क्योंकि पार्टी के मुखिया हैं? इटावा भी सपा के लिए उतनी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल ऐसा नहीं, हमारे लिए 80 की 80 सीटें जो इंडिया गठबंधन लड़ रहा है मेरे लिए सभी महत्वपूर्ण है। और आपने देखा होगा कि जितनी मेहनत उन्होंने अपने कन्नौज कॉन्स्टिट्यूएंसी में, सभी के पास मनीष जी एक क्विक रिएक्शन लेंगे आपका भी, लेकिन इस बीच चिराग पासवान क्या कुछ करें बस सुना देते हैं। मेरे पिता के शब्द सुनाई दे रहे थे, जैसे पापा हमेशा मेरे बारे में मन से बोलते थे
आज उन्होंने उसी तरीके से मेरे बारे में मन से जो बातें कही, मेरे लिए ये बातें बहुत मायने रखती हैं। मैं उनसे उम्र में, तजुर्बे में, हर चीज़ में इतना छोटा हूँ, पर उसके बावजूद जिस तरीके से मेरा नाम लेकर चिराग को उन्होंने इतना प्यार, इतना स्नेह दिया, मेरे लिए ये अपने में एक बहुत बड़ी जीत है। प्रधानमंत्री जी का इतना प्यार आज मुझे मिला है, मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए ये बहुत बड़ी बात है। और आज हाजीपुर की जनता के लिए भी ये बहुत बड़ा दिन है। प्रधानमंत्री जी जिस तरीके से आज, जिस अपनेपन से, मुझे लगता है आज उन्होंने कई बातें प्रोटोकॉल तोड़कर उन्होंने कही, मतलब सही में मन की बात, उनके दिल की बातें जो थी। मुझे खुद नहीं पता कि पार्लियामेंट में वो मुझे कब ऑब्जर्व कर रहे थे, पार्लियामेंट में उन्होंने मुझे कब देखा, मुझ पे ध्यान दिया कि चिराग क्या करता है, कैसे करता है, और इन बातों का जिक्र उन्होंने कैबिनेट में किया। ये तमाम बातें मेरे लिए। तो देखिए, चिराग पासवान को आप सुन रहे थे, पीएम मोदी क्योंकि बिहार में हैं और इस बीच चिराग पासवान पीएम मोदी की तारीफ करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि उन्होंने कब मुझे ऑब्जर्व किया मुझे भी नहीं पता, उनका इतना प्यार मुझ पर रहा है और मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूं। लगातार चुनाव प्रचार का सिलसिला तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस बीच चिराग पासवान को आपने सुना और चलिए चर्चा की ओर वापस लौटते। मनीष, जल्दी से क्विक रिएक्शन। मेरा कहना यह है, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने दोनों ने एक बे की बात कही। उस बात का मतलब सिर्फ ये निकलता है कि हमें सर्वे में पता लगा, हमें किसी भाजपा के कार्यकर्ता ने कान में बताया। दरअसल जब आपके पास तथ्य खत्म हो जाते हैं, इसी तरीके से कांग्रेस के कुछ और नेता भी इस तरीके से बात करते हैं, हमें फलाने ने बताया, एक बार मेरे चाचा रास्ते में मिले, उन्होंने बताया, वापस लौट रहे हैं। तथ्यात्मक बात नहीं मिल रही है। के बाद मैं आपके पास आती हूँ क्विक रिएक्शन के लिए।